सब अच्छे होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम एचआईवी एड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एचआईवी एड्स कैसे होता है और जब एचआईवी एड्स कौन से वायरस की वजह से होता है, ये वायरस कैसे कैसे फैल सकता है हमारे बॉडी में और ये वायरस कैसे कैसे नहीं फैल सकता। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एचआईवी एड्स के बारे में बहुत अलग अलग तरीके की बातें पता होती हैं, जिसमें से बहुत सारी बातें झूठ भी होती हैं और बहुत सारी बातें सच भी होती हैं। तो आज के इसी सेशन में मैं आपको एचआईवी एड्स के बारे में सारे डाउट, जितने भी डाउट आपके दिमाग में होंगे ना, वो सारे खत्म कर दूंगी मैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचआईवी एड्स इंडिया पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है एचआईवी एड्स के पेशेंट्स में। यानी कि विश्व में हम तीसरी जगह हमारी तीसरी पोजीशन है एचआईवी एड्स के केसेस में। बात करते हैं फर्स्ट कंट्री कौन है जिसमें एचआईवी एड्स के पेशेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो है साउथ अफ्रीका, दूसरा है नाइजीरिया और तीसरा है इंडिया। अब मुझे बाकी कंट्री से तो क्या लेना देना, मैं तो अपने देश की बात करती हूँ। हमारे देश में ये जो इतने सारे एचआईवी एड्स के पेशेंट्स हर साल मिलते हैं और हर साल हजारों लोग मर जाते हैं इस बीमारी की वजह से, इसके पीछे सबसे बड़ा जो एक कारण है वो ये है जागरूकता कम होना। यानी कि इस बीमारी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है लोगों के पास, और कुछ लोग तो इस बीमारी के बारे में बात करने से कतराते हैं, उनको शर्म आती है बात करने में। तो ये सारी बातें मैं आज के सेशन में आपकी कंप्लीट कर दूंगी कि किस तरीके की अवधारणाएं हैं, क्या क्या लोग बोलते हैं एचआईवी एड्स के बारे में, है ना। बोलते हैं एचआईवी एड्स फलाने के इंसान के घर में है तो उस घर में जाओ नहीं, कुछ कुछ बातें फालतू के लोग करते हैं। तो जो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बन रखा है ना इन नंबर्स में एचआईवी पेशेंट्स में, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग बात नहीं करते हैं एचआईवी एड्स के बारे में। ये कैसे होता है, कैसे नहीं हो सकता है, इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पे बात नहीं करते हैं। और हमारे इंडिया में यही हमारा दुर्भाग्य है कि हर साल हजारों लोग इस खतरनाक बीमारी से मर जाते हैं। चलिए फिर हम लोग एक अच्छी शुरुआत करते हैं, बढ़िया तरीके से बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम में तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, साथ में आपको डेली लाइफ में भी पता होना चाहिए। भाई एग्जाम तो एक ही बार दोगे, क्लियर कर लोगे, लेकिन जिंदगी की जंग तो कई सालों की है ना। तो कई सालों में इन बीमारियों से अगर बचते रहना है तो इन बीमारियों के बारे में अच्छे से पढ़ डालना मेरे से, सारी बीमारियां। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपने सुना होगा कि मैम एचआईवी वायरस से एड्स हो जाता है। एचआईवी एड्स, एचआईवी का मतलब होता है वो वायरस जो किसी इंसान में एंटर कर गया, किसी इंसान के बॉडी में प्रवेश कर गया तो उसको एड्स कर देगा। सबसे पहले एड्स की फुल फॉर्म सुनो। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित करना, किसी भी चीज को, किसी बीमारी को आपने एक्वायर किया है। इम्यूनो का मतलब हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है दैट इज इम्यून सिस्टम, और वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में बाहर से आने वाले इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि बीमारियों से, जो बीमारी करने इन्फेक्शंस आते हैं, जो संक्रमण आते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करने का, लड़ाई करने का काम इम्यून सिस्टम करता है। तो इम्यूनो का मतलब यहां पे इम्यून सिस्टम से है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, इम्यून सिस्टम की कमी आ गई, ठीक है। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एक होता है डिजीज जिसको हम बीमारी कहते हैं। बीमारी में एक ही तरीके के लक्षण होंगे। भाई जुकाम है तो जुकाम में जुकाम वाले ही होंगे, डेंगू है तो डेंगू में डेंगू वाले ही होंगे। लेकिन बच्चा एक होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम शब्द का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। बहुत सारे लक्षण एक साथ समूह बना के आ गए। इतने सारे लक्षण दिखेंगे इस इंसान के अंदर कि आप पकड़ नहीं पाओगे कि भैया ये सिम्टम आज है, 10 दिन बाद नहीं है, फिर वापस आ गया। यानी कि फुल फॉर्म क्या हो गया, ऐसी बीमारी जिसको आपने एक्वायर किया है और जिसके एक्वायर करने से आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम में कमी आ गई, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई। और सिंड्रोम का मतलब है जिसमें बहुत सारे साथ में आपके लक्षण भी दिखेंगे आप में। अगर एड्स बीमारी किसी को हुई है तो ये एड्स का फुल फॉर्म ये है। अब ये एड्स बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है, ये बीमारी है। अब ये एड्स किसकी वजह से होता है, तो एड्स जिसकी वजह से होता है उसको हम कहते हैं एचआईवी वायरस। ये रहा, कुछ ऐसे होते हैं एचआईवी वायरस। एड्स जिस वायरस के आने से होता है बॉडी में, उसको हम एचआईवी वायरस कहते हैं। अब थोड़ी सी बात ध्यान से समझना, एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस।
ह्यूमन इम्यूनो वायरस मत कर देना, गलत हो जाएगा। एक बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बच्चा करके आ जाता है। अच्छा, एच से बन गया ह्यूमन, और इसके बाद आई से बन गया इम्यूनो, और वी से बन गया वायरस। नहीं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मैंने कहा ना, वो वायरस जो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम में कमी ले आएगा। अब बच्चों, एचआईवी आपने बहुत बार सुना होगा, फलाना इंसान या उस शहर में 5 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। एचआईवी पॉजिटिव का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके बॉडी में एचआईवी वायरस है। अब एचआईवी वायरस है, इसका मतलब उसको एड्स नहीं है अभी। एचआईवी पॉजिटिव का मतलब है इसके बॉडी में एचआईवी वायरस है, इसके खून में एचआईवी वायरस देखे गए हैं। जब आपने टेस्ट करवाया, एलिजा वगैरह करवाया, तो उसमें एचआईवी वायरस की प्रेजेंस दिखी। लेकिन बच्चों, एचआईवी पॉजिटिव का मतलब हो गया कि उस इंसान के बॉडी में एचआईवी वायरस है। अब एचआईवी पॉजिटिव वाले पर्सन को एड्स तक जाने में, यानी कि इस बीमारी तक आने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। समझ रहे हो आप? इसीलिए मैं कह रही थी आपको, सेशन स्टार्ट किया मैंने तभी, कि एचआईवी अलग है और एड्स अलग है। यानी कि एचआईवी पॉजिटिव का मतलब होता है जिस इंसान के बॉडी में एचआईवी वायरस अभी अभी मिला है। अब एचआईवी पॉजिटिव वाले वायरस अगर उस इंसान के अंदर 5 से 7 साल तक रहे और उसका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि उसको कौन सी बीमारी होगी? एड्स हो गई। यानी कि एचआईवी से एड्स तक आने में 5 से 7 साल तक का टाइम लगता है। तो आपको क्या क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि एड्स बीमारी का नाम है, और ये बीमारी जो वायरस करता है उसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एचआईवी वायरस से एड्स तक आने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। और ये 5 से 7 साल जो है ना, इन्हीं में उस इंसान का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि उस इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? सारी बातें आगे करने वाले हैं। पहले देख लो इस वायरस के बारे में। इस वायरस के बारे में कुछ 1-2 क्वेश्चन बनेंगे जो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। मैंने आपको बताया है, कोई भी वायरस हो वो 2 चीजों का बना हुआ होता है। एक तो वायरस के ये बाहर की तरफ जो कोट रहता है, आवरण रहता है, इसको हम कैप्सिड कहते हैं, और ये बना हुआ होता है प्रोटीन का। यानी कि ये जो वायरस होते हैं, इनके बाहर की तरफ जो कवरिंग लगी हुई होती है, जो आवरण लगा हुआ होता है, उसको कैप्सिड कहते हैं, और वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। और किसी भी वायरस के अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, अंदर उसका न्यूक्लिक अम्ल होता है, और ये न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, आइदर डीएनए और आरएनए। मैंने ये बताई थी आपको बात कि एक ही वायरस में दोनों न्यूक्लिक एसिड नहीं हो सकते, डीएनए आरएनए दोनों नहीं हो सकते, आइदर इट इज डीएनए और इट इज आरएनए। तो बच्चों, एग्जाम का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि एचआईवी वायरस के अंदर कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें डीएनए है या इसमें आरएनए है? तो आप बताना, इसमें होता है आरएनए। यानी कि एचआईवी वायरस एक कैसा वायरस है? एचआईवी वायरस इज ए आरएनए वायरस, इज ए आरएनए वायरस। बात समझ में आ गई? अब बच्चों, जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि एचआईवी वायरस किस टाइप का वायरस है। अब आप कहोगे मैम इतना डीप में तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना? पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब वो बात तो रही नहीं एग्जाम के लेवल की कि एचआईवी का फुल फॉर्म पूछ लेगा या एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना? अगर आपको बढ़िया से मार्क्स स्कोर करने हैं साइंस में तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जब बात करते हैं एचआईवी वायरस आरएनए वायरस है, बात को समझ में आ गई आपको? ये क्वेश्चन बन गया आपका पहला। दूसरा आता है कि ये किस टाइप के वायरस है, तो आप लिखिएगा एचआईवी वायरस एक टाइप के रेट्रो वायरस है। ये कैसे वायरस है? ये रेट्रो वायरस है, रेट्रो विषाणु है। अब मैम इस शब्द का मीनिंग क्या है? कोई बच्चा अगर पीसीएस वीसीएस के लिए तैयारी कर रहा है ना, या पीजीटी के लिए तैयारी कर रहा है, वो ध्यान से समझ लेना इस चीज को। रेट्रो वायरस क्या होता है? जनरली बहुत ध्यान से मेरा सेंटेंस सुनना, जनरली हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, जबकि ये जो है ना, ये कौन सा वायरस, कौन सा न्यूक्लिक एसिड, जो एचआईवी वायरस का आरएनए है ना, वो इसका उल्टा करता है। ये क्या करता है? ये अपने आरएनए से डीएनए बनाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है।
और रेट्रोवायरस का मीनिंग, रेट्रो का मतलब ही होता है उल्टा, यहाँ पे उल्टा, उल्टे का मतलब कि जो आरएनए होता है, किसका आरएनए, एचआईवी वायरस का, वो आरएनए से डीएनए बनाता है। वैसे हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। और जब आरएनए से डीएनए बन जाए, उल्टा बन जाए, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर रेट्रोवायरस का मीनिंग यही है कि एचआईवी वायरस जो है ना, उसके वो क्या करते हैं, वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। वो क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए बनाते हैं। इसीलिए आज तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाया, मैं आपको ये बता दूं। सुना होगा आपने, 40 साल से ऊपर हो गए इस बीमारी को आए हुए, लेकिन आज तक इस बीमारी का कोई टीका नहीं है किसी भी कंट्री के पास। हालांकि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं और बहुत बार आप सुनते भी हैं कि ट्रायल फेल हो गया है, एचआईवी के से बचने के लिए वैक्सीन बना रहे थे, कोई दवाई बना रहे थे, कोई टैबलेट बना रहे थे, लेकिन फेल हो गए। आज तक किसी भी कंट्री के पास एचआईवी एड्स का, यानी कि एड्स का कोई भी टीका नहीं है। हालांकि आगे आने वाले भविष्य में हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आ जाए जल्दी से इसका टीका। क्यों नहीं आता, अभी बात करेंगे हम। इसी की वजह से ही इसका टीका सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। बात समझ में आ गई? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कहां से, मैंने कहा इंडिया में 3 नंबर पे हमारे पास सबसे ज्यादा एचआईवी एड्स के पेशेंट्स हैं। अब थोड़ी सी इतिहास की बात करते हैं कि मैम ये वायरस कहां से आए। ऐसा माना गया है कि ये वायरस, जो बंदर है ना, बंदर को हम हमारे बहुत नजदीक प्रजाति के लोग समझते हैं, है ना। बंदरों के खून में, बंदरों का खून और बंदरों के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे जीनोमिक सीक्वेंस हमारे जैसी होती हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी तुलना हम बंदर से करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा माना गया था कि एक जो एचआईवी पॉजिटिव बंदर मिला था, और एचआईवी पॉजिटिव बंदर के जो ब्लड को निकाल के उसका सैंपल वैंपल लैब में जाकर देखा गया तो उसमें एचआईवी पॉजिटिव वायरस मिले। उसके बाद 1981 में सबसे पहला केस मिला था इंसान के अंदर, यूएसए में। यूएसए में 1981 में बंदर से इंसान में ट्रांसफर हो चुका था। ये बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं, आपने सुना होगा कोई वायरस होता है सांप से आता है, जैसे कोरोना के बारे में हमने स्टार्टिंग में सुना था कि चमगादड़ से आया था। ठीक है, ऐसे ही ये बंदर से इंसान में ये क्या हो गया, आ गया। ये इसकी हिस्ट्री है। 1981 में यूएसए में आया था और 1986 में इंडिया में हमारे भारत देश में 1986 में पहला पेशेंट मिला था। और कहां पे मिला था तो आपको बताना है, चेन्नई में। चेन्नई के अंदर पहला पेशेंट मिला इंडिया का। अब 1986 से हर साल हजारों पेशेंट्स मिलते हैं एचआईवी पॉजिटिव, एंड हजारों पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव से एड्स की स्टेज में जा रहे हैं भारत देश। ओके, ये इसकी हिस्ट्री थी, मैंने आपको बता दी। ये जब भी आप ऐसा सिंबल देखोगे, ये सिंबल किसको डिनोट करता है, ये करता है एचआईवी पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनकी एकता और सद्भावना को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा सिंबल आप जहां पर भी देखेंगे तो ये किसके लिए यूज में लेते हैं, ये एचआईवी पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं उनकी एकता और सद्भावना को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और हर साल हमारे देश में 1 दिसंबर को हम मनाते हैं एचआईवी एड्स डे। इस दिन हम लोग इस बीमारी के बारे में कुछ अलग अलग एनजीओ काम कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है एड्स के लिए, वो लोग जागरूकता फैलाते हैं इस बीमारी के बारे में। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि हर दिन अगर किसी को थोड़ा बहुत भी इस बीमारी के बारे में पता है, और जिसको नहीं पता है थोड़ा बहुत, उसको जाके हमेशा आपको बताना चाहिए इस बीमारी के बारे में। बाकी 1 दिसंबर ऑफिशियली हम एचआईवी एड्स डे मनाते हैं। बात करते हैं बच्चा, अगली बात ये आती है कि मैम ये एचआईवी वायरस जो है ये कैसे आ जाते हैं बॉडी में, है ना। ये तो पता लग गया कि एचआईवी वायरस जो है वो किस टाइप का वायरस होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब जरा समझिए अगली बात कि एचआईवी वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जाते कैसे हैं, ये फैलता कैसे है। सबसे पहले एक बंदे में आया चेन्नई में, उसके बाद ये आगे से आगे आज भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर एचआईवी के हजारों में पेशेंट्स नहीं हैं। तो ये आगे से आगे कैसे फैल जाता है, तो फैलने का जरा बात सुनिएगा। एचआईवी एड्स ट्रांसमिट कैसे होता है, यानी कि ये एचआईवी वायरस कैसे आगे से आगे जाते हैं। सबसे बड़ा 80% जो रीजन है इंडिया के अंदर, वो फर्स्ट वाला ही रीजन है। फर्स्ट रीजन है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू।
यानी कि जो यौन संबंध बनते हैं लड़का और लड़की के बीच में, अगर वो सुरक्षित नहीं है, यानी कि वो प्रोटेक्टेड यौन संबंध नहीं है, तो वहां से अगर किसी महिला में था तो महिला के वेजाइनल डिस्चार्ज से उस पुरुष में भी आ जाएगा, उस लड़के में भी आ जाएगा जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हो रहे हैं। अगर किसी लड़के में है तो लड़के के बॉडी से, लड़के के जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है उससे निकलने वाला जो सीमेन होता है, उससे फीमेल के बॉडी में जाने से एचआईवी एड्स, ये एचआईवी वायरस चले जाते हैं। यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू जो असुरक्षित यौन संबंध होते हैं, उसके थ्रू लड़का से लड़की में और लड़की से लड़के में चला जाता है। कैसे? तो मैंने बता दिया, अगर कोई महिला एचआईवी पॉजिटिव है तो उस महिला के जो जेनाइटल एरिया है, जहां से ये वेजाइनल डिस्चार्ज निकलता है, लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड में ये पाए जाते हैं और उसी लिक्विड से उस जिस इंसान के साथ, जिस मेल के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस कर रही है, उसके बॉडी में वो चले जाते हैं और मेल से फीमेल में आ जाते हैं थ्रू सीमेन, वीर्य की सहायता से। पहला और 80% जो केसेस आते हैं एचआईवी एड्स के, वो इसी की वजह से आते हैं। ये मेजर केस है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में लोग बात करने में शर्माते हैं, इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं है लोगों में, और लोग समझते ही नहीं है कि असुरक्षित यौन संबंध भी कुछ होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज नाम की भी कुछ चीज होती हैं। लोग ऐसा मानते ही नहीं है, इनकारते हैं। मान लीजिए किसी फैमिली में किसी मेल को हो गया, तो अगर उसने अपनी वाइफ के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट कर लिया, इंटरकोर्सेस कर लिया, तो बच्चा उस पुरुष से उस लड़की में, उस महिला में भी हो सकता है। अगर उस महिला को या उस आदमी को जानकारी होती तो शायद ऐसा नहीं होता, है ना। दूसरा, ड्रग्स एडिक्टेड लोगों को मैं आपको बता दूं कि ये एचआईवी वायरस सबसे ज्यादा किसके थ्रू बॉडी में आते हैं? या तो वेजाइनल डिस्चार्ज या सीमेन, जिसको वीर्य बोलते हैं, या इसको चाहिए होता है खून, ब्लड। जब कभी भी एक इंसान का खून किसी दूसरे इंसान के खून के कांटेक्ट में आ गया तो ये वायरस इजीली उसके अंदर जाके ग्रो कर जाते हैं। मान लो एक मुकेश नाम का इंसान था, एक सुरेश नाम का इंसान था। मुकेश नाम के इंसान इज एचआईवी पॉजिटिव। इस मुकेश नाम के इंसान का खून कैसे भी करके सुरेश नाम के इंसान के खून के कांटेक्ट में आ गया तो सुरेश भी कुछ दिनों के बाद एचआईवी पॉजिटिव पाया जाएगा। तो दूसरा, इसे चाहिए ब्लड। अब ड्रग्स एडिक्शन वाले लोगों में कैसे हो जाता है? आपने देखा होगा आजकल तो बहुत भांति भांति प्रकार के नशे चल रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को नाक वाक से लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को इंजेक्शन में डाल के लेते हैं, है ना। ऐसा आपने टीवी में या अखबार वगैरह में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा आपने फोटोज वगैरह, ठीक है। हालांकि ये बिल्कुल ही खराब चीज है। तो जैसे दोस्त है, 4-5 दोस्त हैं, एक दोस्त है उसको हो गया एचआईवी पॉजिटिव, उस दोस्त ने पहले इंजेक्शन से ड्रग ली, सेम इंजेक्शन अपने दोस्त को बोल दिया ले तू भी ले ले थोड़ी सी, तो इसका खून उसका खून मैच हो गया, चला गया, ठीक है। तो ये हो गया ड्रग्स एडिक्टेड लोगों के अंदर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने देखा होगा, जब कभी भी किसी को ब्लड देते हैं हम और जब कभी भी किसी का ब्लड हम चढ़ाते हैं तो हमेशा ये देखते हैं उसमें एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है वो ब्लड, उसमें एचआईवी वायरस तो नहीं है। इसीलिए अगर आप कभी भी पास्ट में या फ्यूचर में आप ब्लड डोनेट करने जाओगे तो आपसे हमेशा पहले पूछता है या आपका टेस्ट भी करता है कि भाई कहीं पर आपके ब्लड में एचआईवी वायरस तो नहीं है। अदरवाइज जिस ब्लड बैंक में जाएगा और वहां से किसी और को चढ़ेगा तो उसके बॉडी में एचआईवी वायरस चले जाएंगे। ब्लड का ब्लड से मिलना हो, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल गया। प्रेगनेंसी का मतलब है कोई लड़की मां बनने वाली है और जब वो मां बनने वाली होती है तो मां और बच्चे के बीच में एक मेम्ब्रेन बनती है जिसको प्लेसेंटा मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि एक नाल बनता है जिस नाल को हम प्लेसेंटा कहते हैं और इसी प्लेसेंटा के थ्रू मां के खून से ये बच्चे के खून में चला जाता है। तो अगर मां प्रेगनेंसी के समय एचआईवी पॉजिटिव है तो उस बच्चे को भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए अर्ली स्टेज में ही प्रेगनेंसी के एचआईवी पॉजिटिव का भी टेस्ट डॉक्टर कर लेती है। नेक्स्ट है नॉन स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको स्टरलाइजेशन नहीं किया है और आपको यूज कर लिया। जैसे हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि जो यूज्ड की हुई सिरिंज है, अगर आपने किसी हॉस्पिटल में ऐसा देख लिया कि एक इंजेक्शन एक इंसान को लगाया और वही इंजेक्शन किसी दूसरे इंसान को लगा दिया तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और अगर ऐसा कोई भी केस पाया गया तो उस हॉस्पिटल के ऊपर लीगल एक्शंस भी लिए जाते हैं। तो हमेशा जो इंजेक्शंस होते हैं वो नए पैकेट से निकाल के ही आपके सामने कोई लगाए, देखते रहिए।
दूसरा, आप जो लड़के लोग होते हैं वो शेविंग करवाते हैं, नाई के पास जाते हैं, तो उस तरह लगवाते हैं तो हल्का फुल्का कट लग जाता है, खून निकल जाता है, और वो नाई क्या करता है, वही रेजर वही उस तरह किसी और को के बॉडी में यूज कर लेता है, उसके बाल वाल काटने में यूज कर लेता है। तो मान लो अगर पहले वाले इंसान का जिसका कटर था उस तरह पे खून लगा था, क्या पता वो HIV पॉजिटिव हो, तो आपको भी हो जाएगा। तो ऐसे इन चीजों से HIV वायरस फैलता है, क्योंकि HIV वायरस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, मेल बॉडी से निकला हुआ वीर्य, फीमेल बॉडी से वेजाइनल डिस्चार्ज, उसके साथ ब्लड, और उसके साथ ब्लड से जितने भी तरीके हैं, ब्लड एक इंसान के ब्लड से दूसरे इंसान के ब्लड में जाने के तरीके हैं, उनमें हो जाता है। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूं, पहले इसको समझने की कोशिश करना। HIV वायरस सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ब्लड में और सीमेन में। सीमेन का मतलब होता है वीर्य, ठीक है, वीर्य में, और महिलाओं से निकलने वाले वेजाइनल डिस्चार्ज में। और थोड़े बहुत ये HIV वायरस और अलावा किसके साथ और किस किस में, आंसुओं में, लार में, और जो महिलाओं के अंदर जो ब्रेस्ट से दूध बनता है उस दूध के अंदर, और यूरिन में, पेशाब में, इनमें भी हल्का फुल्का ये पाए जाते हैं। इनमें तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इनमें तो हमेशा अगर HIV पॉजिटिव है इंसान तो उसके खून में, उसके सीमेन में रहेगा ही रहेगा HIV वायरस, ठीक है बच्चों। लेकिन हल्का फुल्का आंसुओं में और उसके सलाइवा यानी लार में, और अगर वो लड़की है तो उससे जो दूध बन रहा है ब्रेस्ट से, उसमें भी पाया जाता है। तो ये बात हो गई कि HIV एड्स फैलता कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होता है। तो ट्रांसमिट ऐसे होता है, सबसे बड़ा मेजर रीजन है 80% केसेस का, वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा ये महिला से पुरुष में, पुरुष से महिला में चला जाता है। बाकी ये सारी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से भी ये फैल सकता है। अब बात करते हैं HIV एड्स किसके थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता। आपने सुना होगा, साथ खाना खाने से, उसके कपड़े पहनने से, उसके साथ उठने से, बैठने से, उसके साथ हैंडशेक करने से, उसके साथ घूमने से HIV पॉजिटिव वाले इंसान के साथ आपको HIV एड्स नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने अवधारणा बना रखी होती है कि फलाना इंसान को HIV एड्स है तो उसके घर नहीं जाना, उसको अपनी गाड़ी में नहीं बैठाना, उससे हाथ नहीं मिलाना, वो जिस कुर्सी पे बैठता है उस कुर्सी पे नहीं बैठना। ये सब फालतू की बकवासें हैं, ठीक है, ये सब फालतू की बकवास है। कैसे नहीं फैलता? टच करने से। आपने अगर HIV पॉजिटिव वाले इंसान को टच करा है तो बिल्कुल ना घबराइए, आप में HIV वायरस नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू ब्लड, थ्रू फूड। अगर आप उसके साथ खाना खा रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं उसके साथ, अपनी गाड़ी में बैठा रहे हैं, आप बाइक पे बैठ रहे हैं उसके साथ, आपको HIV एड्स नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आप उसके साथ हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, तब भी आपको HIV एड्स नहीं फैलेगा। इंसेक्ट बाइट, यानी कि अगर किसी HIV पॉजिटिव वाले इंसान को मच्छर काट लेता है और सेम मच्छर आपको काटता है, सेम मच्छर आपको काटता है, ठीक है, तो साथ खाने से, बच्चा आप उसके मुंह से निकाल के खाना नहीं खा रहे ना, साथ खाने से आप कह रहे हो मैम फैलता नहीं है। मैंने कहा सलाइवा में हल्का फुल्का होता है, सलाइवा मुंह में होता है, लार लार हाथ वाथ में नहीं होता है, आसपास के एनवायरनमेंट में नहीं होता है। अगर उसके मुंह से निकाल के खाना थोड़ी खा लोगे आप, तुम कैसी बातें करते हो ना। इंसेक्ट बाइट का मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर HIV पॉजिटिव पर्सन को मच्छर ने काट लिया और उसी मच्छर ने आपको काट लिया तो आपके खून से उसका खून मिल गया तो आपको हो जाता है। नो, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो मच्छर होते हैं, उनके मुंह में जो सलाइवा होता है, लार होता है, उसमें ये वायरस डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ये मर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्विमिंग पूल में नहाने से भी, यानी कि अगर कोई HIV पॉजिटिव इंसान स्विमिंग पूल में नहा के गया है और आप भी उसी स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, आपको HIV एड्स नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि साथ उठने से, बैठने से, उसके साथ घूमने से, उससे हैंडशेक करने से, उसके गले लगने से, उसके साथ आप अगर खेल खेल रहे हैं कोई, या उसको किसी कीड़े ने काट दिया, आपको भी काट लिया, तो इस तरीके से इन सारी चीजों से HIV एड्स आपको नहीं फैलेगा। ये था, आपको पता होना चाहिए था इस चीज के बारे में, ठीक है। HIV एड्स कैसे होता है, तो मैंने पहला रीजन बता दिया, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू। दूसरा, जब कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो मां से बच्चे से प्लेसेंटा के थ्रू चला जाता है। और तीसरा, जब खून का खून से मिलना होता है तभी। और नेक्स्ट, नॉन स्टेराइल टूल्स, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हॉस्पिटल में काम में लिए जाते हैं या जो नाई वाई की दुकान पे काम में लिया जाता है, तो उन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अगर स्टेरिलाइजेशन नहीं किया गया है और उनके ऊपर कहीं पर भी कोई HIV
पॉजिटिव इंसान का कोई हल्का फुल्का खून लगा हुआ है और वो अगर आपके ब्लड से कांटेक्ट कर गया तो आप HIV पॉजिटिव हो सकते हो। ये है HIV वायरस के ट्रांसमिट होने के रीजन। अब आपको पता लग गया एड्स क्या होता है, HIV वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता है, ये पता लग गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि मैम ये वायरस अगर आ गया किसी के बॉडी में तब क्या होगा, है ना? यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपके दिमाग में। चलिए फिर जानते हैं कि ये बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं कि इतनी खतरनाक बीमारी क्यों है कि अगर 7-8 साल तक HIV से एड्स तक चला गया तो इंसान का बचना बहुत ही कम परसेंटेज चांसेस होते हैं कि इंसान बच पाता है। और साथ में इस बीमारी का आज तक वैक्सीन क्यों नहीं बना पाए साइंटिस्ट लोग। कोरोना तो अभी आया था 2-3 साल पहले, तो कोरोना के लिए तो फिर भी टीका आ गया था, सबको लग भी गया। इस बीमारी से आज तक टीका क्यों नहीं बन पाया, ये भी बात करते हैं। चलो बच्चों सुनो, क्या करता है HIV वायरस। HIV वायरस जैसे ही आपके बॉडी में आएगा तो आप HIV पॉजिटिव हो जाओगे। यस मैम, हो जाएंगे HIV पॉजिटिव। अब HIV पॉजिटिव जब आप हैं, धीरे धीरे एड्स का फुल फॉर्म क्या है, पहले HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम में कमी लाने वाला वायरस। इम्यून सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो आपके बॉडी में बाहर से आने वाले इंफेक्शन या आपका जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो ये वायरस उसी इम्यून सिस्टम में कमी ले आता है। इम्यून सिस्टम धीरे धीरे उस इंसान का खत्म होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उस इंसान को इतना ज्यादा इम्यूनिटी की लेवल डिक्रीज हो जाएगा कि बेचारे को अगर बुखार भी रहेगी तो बहुत सालों तक बुखार रहेगी। अब क्या होता है इसके अंदर, ये HIV वायरस जैसे ही आता है ये आपके खून में आता है और खून में होती हैं एक टाइप की सेल्स जिनको आप WBC कहते हैं, जिनको आप WBC व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और सारे बच्चे ये चीज जानते होंगे कि WBC इज द पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में जो डिफेंस सिस्टम है यानी इम्यून सिस्टम है उसका हिस्सा होती है WBC। WBC बेसिकली इम्यूनिटी देने का ही काम करती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देने का ही काम करती है। ये बाहर से आने वाले जो भी इंफेक्शन होते हैं उनको मार गिराने का काम करती है, हमारा जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो ये HIV वायरस खून में आएगा और खून में एक टाइप की WBC होती है जिनका नाम होता है टी लिम्फोसाइट्स, जिनका नाम होता है टी लिम्फोसाइट्स। और ये धीरे धीरे आता है और किस टाइप की WBC, टी लिम्फोसाइट WBC है, इसके ऊपर अटैच हो जाता है और धीरे धीरे इस टी लिम्फोसाइट के अंदर की तरफ जाता है, इसके न्यूक्लियस में जाता है और न्यूक्लियस में जाकर क्या करता है, धीरे धीरे पूरे के पूरे इस पूरी सेल के अंदर कब्जा कर लेता है। कब्जे का मतलब समझते हो, कैप्चर कर लेता है इस सेल को। अब ये टी लिम्फोसाइट्स आखिर होती क्या है, ये भी एक टाइप की WBC होती है। ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है, यानी कि ये हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां आती हैं उन बीमारियों के अगेंस्ट ये एक टाइप की इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। अब अगर आपने टी लिम्फोसाइट को ही खत्म कर लिया, अगर आपके बॉडी से टी लिम्फोसाइट में ही कमी आ गई तो आप खुद सोचिए कि आपके बॉडी में कोई भी बाहर से इंफेक्शन आ सकता है और वो आपको बीमारी कर सकता है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर ही रहेगा हमेशा। अब बात यह आती है कि मैम इतनी सारे टाइप की WBC हैं तो इस वायरस ने सिर्फ टी लिम्फोसाइट को ही क्यों चुना, दिमाग में आया होगा ना। मैंने कहा ये वायरस क्या करता है, ये वायरस एक टाइप की WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है टी लिम्फोसाइट, जिनका नाम क्या होता है यहां लिख दे रही हूं मैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम करती हैं, जब भी बाहर से कोई इंफेक्शन आता है उसको मार गिराने का काम करती हैं। इसका मतलब मैम बहुत जरूरी है ये हमारे बॉडी के लिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये। अब इस वायरस ने इतनी सारी टाइप की WBC को छोड़ के इसी के ऊपर क्यों आया, क्योंकि बच्चा ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं इनके ऊपर एक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको CD4 रिसेप्टर कहते हैं। और ये जो वायरस है ना, ये वायरस का प्रोटीन इसी रिसेप्टर के साथ आके जुड़ता है। स्टेट पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। CD4 नामक रिसेप्टर्स होते हैं और यही रिसेप्टर्स के ऊपर आके जो वायरस है ना HIV वायरस, उसका जो प्रोटीन वाला पार्ट है, जो इसका प्रोटीन वाला पार्ट है वो आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। इसीलिए
पहले ये यहाँ अटैच होगा, फिर इस लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस में जाएगा और जाके पूरा इस लिम्फोसाइट को कैप्चर कर लेगा, यानी कि धीरे धीरे इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, धीरे धीरे इसे खत्म कर देगा। और फिर धीरे 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 जिस इंसान के बॉडी में ये हुआ है, हो रहा है, उस इंसान के बॉडी में धीरे 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 टी लिम्फोसाइट्स कम 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 इतनी कम हो जाएंगी एक दिन कि बेचारे की इम्यूनिटी लेवल इतना लो हो जाएगा, इतना लो हो जाएगा कि उसको बस इतनी कमजोरी आ जाएगी, उसका इम्यून सिस्टम किसी भी तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स ही बनाना बंद कर देगा। और इस HIV पॉजिटिव से एड्स की स्टेज में जाने से 5-7 साल लगता है। अगर 5-7 साल में आपने प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट की, डॉक्टर ने जो दवाइयां दी वो दवाइयां खा रहे हैं, तो बच्चा चांसेस भी होते हैं कि आप बच सकते हो। अगर आपने शर्म कर ली, बताया नहीं, किसी को बताने में शर्म आ रही है, तो फिर आप एड्स की स्टेज में जाओगे, और एड्स की जब सेकंड और थर्ड स्टेज शुरू हो जाएगी तो उसके बाद तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेंगे, वो बोलेंगे अब आपको दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। अब दुआ कोई कैसे करता आपके लिए? आपने तो बताने में शर्म कर ली ना कि हमें तो इतनी खतरनाक बीमारी हो गई, इस बीमारी के बारे में बात करूं तो सामने वाला मेरे लिए क्या सोचेगा, है ना? तो इसलिए आप दुआ कैसे ले आएंगे, समझ रहे हो आप? तो CD4 रिसेप्टर्स कौन सी सेल्स पे होते हैं? टी लिम्फोसाइट सेल्स पे होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स एक टाइप की WBC सेल्स ही होती हैं, और इन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं HIV वायरस। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है HIV वायरस किस टाइप की WBC को खत्म कर देता है? आप बताओगे टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या करते हैं ये वायरस, कैसे धीरे धीरे इम्यून सिस्टम में कमजोरी आती है, समझ में आ गई बात आपको? कैसे इन्फेक्शन करते हैं, कौन से टाइप की सेल्स को करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसीलिए हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV एक वायरस है, उस वायरस ने ये किया, अब इससे एड्स की कंडीशन में आने तक 5 से 7 साल लग गए, और फिर आपके पास बहुत ही कम टाइम है। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से HIV वायरस जाता है। अब मैम हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बॉडी में HIV वायरस एंटर करे हैं कि नहीं करे हैं? तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, ये ऐसे लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आप में बहुत दिनों तक हैं, आप 1 से 2 महीने तक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 से 2 महीने तक आपके बॉडी में ये रिपीट हो रहे हैं या आपको ये हो रहे हैं लक्षण, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या क्या? फीवर रहेगा, तेज बुखार रहेगा आपको, ठीक है, उसके साथ चिल्स यानी ठंड लगेगी आपको, सर में दर्द होगा, और नाइट में रात को सोते समय बहुत ज्यादा पसीना आएगा, सुबह उठोगे तो पसीने से भरे मिलोगे। गले में हल्का सा आपके यहाँ पे जलन होगी, गले में सूजन हो जाएगी, साथ में मांसपेशियों में बहुत ज्यादा पेन रहेगा, दर्द रहेगा, अकड़न रहेगी, उठने बैठने में, बॉडी में मूवमेंट करने में बहुत सारे प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट्स, जोड़ होते हैं, उनमें दर्द होता है, थकान बहुत ज्यादा रहती है, कुछ किया नहीं फिर भी थकान रहती है, और साथ में आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना गले में, लिम्फ नोड्स आपके यहाँ 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 होते हैं, इनमें भी सूजन आ जाती है, और मुंह में छाले भी हो जाते हैं। ये सारे वो लक्षण हैं जो इंसान को HIV पॉजिटिव बताने के लिए काफी है। लेकिन बच्चा इन सारे लगे लक्षण तो आपको कि मैम बुखार में भी रहते हैं, ये लक्षण तो नॉर्मली जुकाम खांसी में भी रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स आपके बॉडी में 1 से 1.5 महीने तक आ रहे हैं लगातार, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि जुकाम और कोई भी बुखार 15-20 दिन में ठीक हो जाता है। अब बात ये करते हैं डॉक्टर क्या करेगा। तो डॉक्टर सबसे पहले HIV वायरस की प्रेजेंस को देखेगा, और उसके लिए करेगा एक टेस्ट। कौन सा टेस्ट करता है? ELISA, कौन सा टेस्ट करता है? प्राइमरी टेस्ट करता है ELISA। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये करेगा। लेकिन बच्चों ये टेस्ट ना कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। अगर ELISA में पॉसिबिलिटीज हल्की फुल्की दिखी, कुछ परसेंटेज में दिखी, तो डॉक्टर क्या करता है, फिर कंफर्म करने के लिए करता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। ये कंफर्म करता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं या नहीं। तो अगर आपसे पूछे ना प्राइमरी बेस पे HIV पॉजिटिव है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आप बताओगे वो ELISA करते हैं। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है जिससे 100% निश्चित ये हो जाएगा कि आप HIV पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। इनसे डॉक्टर पता कर लेता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं या नहीं। अब बात ये आती है कि मैम इसका ट्रीटमेंट क्या है।
इसका ट्रीटमेंट के लिए कोई वैक्सीन तो नहीं बनी है। वैक्सीन इसलिए नहीं बनी क्योंकि मैंने बताया है आपको, एचआईवी वायरस का अगर वैक्सीन बन भी जाएगा तो वो इफेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है इफेक्टिव? क्योंकि एचआईवी वायरस एक टाइप के आरएनए वायरस होते हैं और ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो जब जब ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं तो हर एक स्टेज में, हर एक सेल में अलग टाइप का म्यूटेंट बना लेते हैं, अलग टाइप का ये अपना जीनोमिक सीक्वेंस तैयार कर लेते हैं, अलग टाइप का अपना एक वेरिएंट बना लेते हैं हर एक सेल में। अब सोचिए, आपने अगर एक वेरिएंट पकड़ा, उसके जीनोम सीक्वेंस बना दी और उसके अगेंस्ट आपने दवाई बना ली, वैक्सीन बना दी, आपने इंजेक्शन लगा दिया, अगले ही दिन दूसरे टाइप का क्या बन गया? म्यूटेंट बन गया। तीसरे दिन तीसरे टाइप का म्यूटेंट बन गया। तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लोगों को समझ में ही नहीं आएगा भैया किस म्यूटेंट की कौन सी जीनोमिक सीक्वेंस करके किस टाइप का वैक्सीन बनाए। और यही एक कारण है सबसे बड़ा कि आज तक किसी भी देश के पास कोई भी साइंटिस्ट 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाया एचआईवी एड्स की वैक्सीन बनाने के लिए। ये आपको पता लग गया होगा। अब हम इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सिर्फ दवाइयों से। दवाइयों से ही डॉक्टर इसको ठीक कर सकता है, और वो तब जब आपको सही समय पे पता लग गया कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं, उसको एड्स तक की स्टेज पे ना जाने दिया जाए, तब ही ये इलाज पॉसिबल है। इसके लिए जो थेरेपी चलती है वो चलती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। मैंने कहा ना किस टाइप के वायरस हैं? रेट्रोवायरस हैं। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नाम की एक थेरेपी चलती है जिसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप बच सकते हो। और उसमें क्या? तो इसमें हैवी ड्रग्स दी जाती हैं। ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं है, हैवी डोज की मेडिसिन दी जाती हैं, दवाइयां दी जाती हैं। और ये दवाइयां बहुत ही ज्यादा टेन्योर के साथ चलती हैं, यानी कि डेली खानी पड़ती हैं और बहुत दिनों तक खानी पड़ती हैं। ये दवाइयां क्या करती हैं? हल्का फुल्का आप जिस इंसान के बॉडी में इम्यून सिस्टम की कमी हुई थी उसके इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं थोड़ा बहुत, और साथ में ये एचआईवी और ज्यादा ना फैले उसके बॉडी में, और ज्यादा उसके इम्यून सिस्टम में कमी ना लाए, उसको रोकने का काम करती हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ये भी तब इफेक्टिव है जब आपको सही समय पता लग गया कि आप एचआईवी पॉजिटिव हैं और आपने बिना झिझकाए हुए किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर ने भी बढ़िया तरीके से आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आपकी सक्सेसफुल है। कुछ हैवी ड्रग्स दी जाती हैं, डोज मतलब मेडिसिन जैसे एजिडोथाइमिडीन, ये सब टैबलेट दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। लेकिन अगर आप शर्म कर जाओगे, किसी को बताओगे नहीं, तो फिर आप एचआईवी पॉजिटिव से एड्स की स्टेज में चले जाओगे, फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। इसका टीका क्यों नहीं बना वो भी मैंने बता दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि भैया इसका टीका जल्दी बनाएं, कुछ तो इसका इलाज निकले, ताकि जो हर साल इतने सारे पेशेंट्स इस बीमारी से मर जाते हैं उनको हम बचा पाए। हर साल 1 दिसंबर को इस सिंबल के साथ हम एचआईवी एड्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, और ये सिंबल एचआईवी पेशेंट्स की हिम्मत को, उनकी पॉजिटिविटी को, उनकी एकता की, उनको उनकी सद्भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है कि आपको ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने सारी बातें बता दी, एचआईवी क्या होता है, एड्स क्या होता है, कौन सा टेस्ट करते हैं, कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है, ये वायरस क्या करता है, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। और ये वनडे एग्जाम में तो आते ही आते हैं क्वेश्चन। साथ में बच्चा, आप वनडे एग्जाम को तो एक ही बार दोगे जीवन में, लेकिन इसके बाद आपके जीवन की तो परीक्षा बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है ऐसी खतरनाक बीमारी, इसका कोई इलाज भी ऐसा नहीं है, उसके बारे में आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। और आप जागरूक होगे तो आप भी शायद आगे चलकर 2 से 4 लोगों को जागरूक कर पाओगे। इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ पर इस क्लास में थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में लंबा सेशन रखा, ताकि इस बीमारी के बारे में आपको पता लगे। क्योंकि मैं टीचर हूं और मेरा धर्म है आप लोगों को बताना, यानी कि मेरी ड्यूटी है आप लोगों को इस बीमारियों के बारे में जागरूक करना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी में थोड़ा बहुत तो कुछ पता लगा होगा। बाकी आइए हम सब लोग एचआईवी ऐसे लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हाथ खड़े करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हाथ जोड़ते हैं जो लोग इस बीमारी से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, चलो फिर, अच्छा लगा वीडियो तो बढ़िया तरीके से शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।